हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आज मैं आपके सामने डेली आंसर राइटिंग क्लास लेके आया हूँ और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू एथिक्स, सोशियोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। राइट, व्हाट इज़ इनोवेशन एंड उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट अवर मेंस बैच हैज़ बीन स्टार्टेड along with the foundation batches. So classes are going on and from 6th of April we are starting the mock interviews. So जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2021 के इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, so they can come for the free mocks going on at our institute. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बिफोर डैट मैं एक बार और बता देता हूँ कि एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सब ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी की न्यू यूनिट में कवर हो रहे हैं इन पेपर 4। राइट, इसके साथ साथ जो डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी है, पेपर 2 के पार्ट बी में मल्टीपल डायमेंशंस एंड टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। सो आई एम टेलिंग यू डेली के नए टॉपिक्स हैं, इनको पहले कवर करने की आप कोशिश करिए और वो भी हम डेली आंसर राइटिंग क्लास में कवर कर रहे हैं सो डैट प्रीलिम्स के बाद आपके ऊपर लोड कम रहे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल क्या है। येस्टरडे ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ड्रग अब्यूज। राइट, आप लोग डेली वीडियो देखेंगे तो आपको एक कनेक्टिविटी दिखेगी कंसेप्ट्स में एंड आपका कंटेंट का एनरिचमेंट होता रहेगा। सो आई सजेस्ट कि आप लोग डेली वीडियो देखें और चीज़ों को नोट डाउन करें, उन आंसर्स को लिख के भी देखें। अगर आपको सैम्पल कॉपी चाहिए सर हम किस में प्रैक्टिस करें, सो आप एमपीपीएससी अड्डा का जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं 9953783330। इस पर मैसेज कर दीजिए, सैम्पल कॉपी आपको दे देंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। आप उसका प्रिंट आउट लेके घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड अगर कोई इशू आता है तो वी कैन डिस्कस। राइट, चलिए, सो गोल्डन ट्रायंगल एक ड्रग अब्यूज से रिलेटेड एरिया है, एक जोन है विच इज अ रीजन इन साउथ ईस्ट एशिया वेयर द बॉर्डर्स ऑफ थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस मीट एट द जंक्शन ऑफ द मेकोंग एंड रुआक रिवर। अब जैसे ये इमेज मैं आपके सपोर्ट के लिए लेके आया हूँ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि ये जो ट्रायंगल है ये रीजन साउथ ईस्ट एशिया का गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है और गोल्डन क्रेसेंट क्या कहलाता है। अगर आपने कल का मेरा लेक्चर सुना होगा तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट। सो गोल्डन क्रेसेंट क्या कहलाता है इसको कमेंट में बताइए, वो कौन सा रीजन है और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर का मेंशन आ रहा है, मेकोंग रिवर। राइट, मेकोंग रिवर। देखिए, आसपास के इंडिया के आसपास की जितनी भी जियोपॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है या जो मेजर प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो सब इंडिया को अफेक्ट करते हैं। राइट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स अबाउट द मेकोंग रिवर ऑल्सो। मेकोंग रिवर का आपने नाम सुना होगा, साउथ ईस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। इट दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द 7th लॉन्गेस्ट इन एशिया एंड इट इज़ द 12th लॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड। राइट, सो मेकोंग रिवर साउथ ईस्ट एशिया में सर कहाँ से फ्लो करती है, एक बार डायग्राम भी दिखा दीजिए। सो दिस इज द डायग्राम। सो दिस ओरिजिनेट्स इन China and then flows through Myanmar and then Laos and finally it goes through Ho Chi Minh and finally in the South China Sea. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, 6 एशियन कंट्रीज से जाती है, चाइना, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड कंबोडिया। सो कंबोडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वियंतियने कहाँ की कैपिटल है, लाओस की, ये भी इंपॉर्टेंट है। नोम फे कहाँ की कैपिटल है, कंबोडिया, और ये दोनों ही सिटीज क्या है, इसके बैंक्स पे लोकेटेड हैं। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे नोम फे, यहाँ से ये फ्लो कर जाएगी। सो द रिवर ड्रेन्स इनटू द साउथ चाइना सी, साउथ ऑफ द हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम। तो 6 एशियन कंट्री से होकर ये फ्लो करती है, साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है, चाइना से ओरिजिनेट करती है और गोल्डन ट्रायंगल के लिए बेस बनाती है एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको याद रखना है। लेट्स मूव ऑन, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप अगर एग्जाम में सिलेबस ऐड हुआ है तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी आपको पता होने चाहिए। सो क्वेश्चन से इस भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किन्हीं 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। सो नेम एनी 2 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। सो विच आर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, जिसको NIESBUD नीजबर्ड कहते हैं, और एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप IIE। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों किस मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती हैं एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, सो दीज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंटली दे कैन ऑल्सो कम इन 2 मार्कर्स।
चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्रग अब्यूज से रिलेटेड है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस या ड्रग अब्यूज क्या हो सकते हैं. सो लेट्स सी सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है. वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज द मिस यूज ऑफ बोथ लीगल एंड इलीगल सब्सटेंसेज एंड द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग. पहला जो जनरल एंटी ड्रग्स कहलाते हैं, दैट इज अल्कोहल, टोबैको एंड स्टिमुलेंट्स एंड हेलुसिनोजेंस. हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं? जिनको खाने के बाद MDMA वगैरह आपको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं. ठीक है, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस सिंगर है हनी सिंह, राइट. बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ दीज सब्सटेंस अब्यूज उनको भी हेलुसिनोजेंस के कारण हेलुसिनेशंस होने लगे थे और कुछ इमेजिनरी पिक्चर्स दिखने लगी थी, जैसा कि आपने उनके कई इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स में, इंटरव्यूज में देखा होगा. उसी तरह कुछ इलिसिट यानी अनलॉफुल और हार्मफुल ड्रग्स भी होते हैं जिसमें अगेन MDMA आता है. सो दीज इंक्लूड सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स, marijuana, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, फेंटानाइल, हेरोइन, कोकेन, बैथ सॉल्ट्स एंड रोहैपनो. ये सारी चीज़ें जो हैं सब्सटेंस अब्यूज में आती हैं. तो आपसे एग्जाम में 2 मार्कर में सिंपल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जिनका अब्यूज होता है. तो ये आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, 3 to 4 वर्ड्स में उनको मेंशन कर सकते हैं. चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग ऑफ इनोवेशन. वी ऑल नो दीज वर्ड्स, we have already heard about it more than 100 times in our life. Innovation हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ भी करते हैं, बट हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे या डिफाइन करेंगे एग्जाम में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. देखिए, इनोवेशन इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग आइडियाज, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज लीडिंग टू पॉजिटिव चेंज एंड एडवांसमेंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर दैट इट इज द क्रिएटिंग समथिंग न्यू. पहले तो आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं. अच्छा, अब नया क्रिएट आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं कर सकते. इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं उन पे आप एक लेवल का एडवांसमेंट देते हैं. इसका मतलब उसमें एक लेवल ऊपर ऐड करते हैं. सो दैट इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू और इम्प्रूविंग ऑन द एग्जिस्टिंग आइडियाज़. एंड देन प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज. तो इनोवेशन सिर्फ आइडियाज़ नहीं है, ये एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर आता है, एक प्रोसेसेस के फॉर्म में बाहर आता है और सर्विसेज के फॉर्म में बाहर आता है. जैसे किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हम डाल देंगे तो उसका असेंबली लाइन वर्ड सुना होगा आपने, जैसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बहुत सारे कोका कोला, पेप्सी की बॉटल्स एक साथ बॉटलिंग प्लांट में होती हैं. बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वहाँ भी असेंबली लाइन्स होती हैं. तो अगर एक छोटा सा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आप डालते हैं तो पूरा का पूरा प्रोसेस इन्फ्लुएंस हो जाता है और आपकी प्रोडक्शन क्वान्टिटीज़ बढ़ती हैं, अल्टीमेटली सेल बढ़ती है एंड अल्टीमेटली आपके पूरे के पूरे रेवेन्यू और बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, राइट. सो इनोवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज रिलेटेड टू समथिंग क्रिएटिंग न्यू ऑल्सो. बट सर, इनोवेशन क्या एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है? नो, इनोवेशन एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है. कैसे? देखिए, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस प्लस यूज़र की नीड्स यानी जो प्रॉब्लम्स वो हमें सॉल्व करना है. जैसे नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मल सी बात क्या है? हंगर हमारी एक नीड है. अगर हम उसके लिए कुक्ड फूड पे जाते हैं तो राइट, बिकॉज वी कांट डू डैट ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ द हेक्टिक रूटीन, तो हम अब उसमें आ गए, पैकेज्ड फूड में आ गए. हम किस में आ गए? फास्ट फूड में आ गए. हम किस में आ गए? मंच्ड फूड में आ गए. यानी मंचिंग के लिए पैकेट ले लिया, नमकीन ले लिया, मूंगफली ले लिया, चिप्स ले लिया और चाय के साथ ले लिया, राइट. सो कैसे कैसे यूज़र की नीड्स चेंज हो रही हैं, उसके साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस पता चल रही है हमको रिसर्च के बेस पे. उस बेसिस पे हमको आइडिया आता है. फिर हम उस आइडिया की फिजिबिलिटी चेक करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसका एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं, फिर उसे डिप्लॉय करके देखते हैं कि एक्चुअल में मार्केट में रन करेगा कि नहीं. फिर उसका फीडबैक लेके एसेस करते हैं, फिर उसकी स्केलिंग करते हैं मेन स्ट्रीम में और फाइनली उस आइडिया को सक्सेस बनाते हैं. सो ये जो इनोवेशन है हर स्टेप पे हो रहा है और इस इनोवेशन को कंटिन्यूसली हमें इम्प्रूव करना पड़ता है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन एग्जाम. मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ. अगर आपका सी पिन कर जाए कंसेप्ट तो इसमें से अगर आपने 50% कंटेंट भी वहाँ डिलीवर कर पाए, सो यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. देखिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में और एथिक्स में. एथिक्स में कहाँ? एटीट्यूड से रिलेटेड. क्योंकि जब हम बोलते हैं कि सर एटीट्यूड बनता कैसे है, तो फिर मैं बताऊंगा कि एटीट्यूड बनता है बाय एसोसिएशन.
लर्निंग बाय एसोसिएशन, जैसे आपने डॉग का एक्सपेरिमेंट सुना है जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, पैवलॉव का डॉग्स एक्सपेरिमेंट, आगे आज एक क्वेश्चन आएगा जिसको मैंने कवर किया है। सो स्टे ट्यून, वीडियो देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। सो इट इज़ लर्निंग बाय एसोसिएशन। एक लर्निंग होती है एसोसिएशन से और एक लर्निंग होती है कंसीक्वेंसेस से। ध्यान से समझिएगा इस बात को, कंसीक्वेंसेस से। अगर आप एक प्रोसेस में हैं या आपने कोई काम किया और उसके आउटकम्स आपको पेनफुल लग रहे हैं तो वो काम आप दोबारा कभी नहीं करेंगे, राइट? तो इसका मतलब अगर किसी के कंसीक्वेंसेस अच्छे नहीं है किसी एक्ट के या किसी इंसान के या किसी प्रोसेस के, किसी ऑब्जेक्ट के, तो आप उस इंसान, ऑब्जेक्ट या प्रोसेस से दूर रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि हम कंसीक्वेंसेस के बेस पर डिसाइड करेंगे कि हमें वो चीज़, हमारे लिए वो चीज़ सही है कि नहीं, या अगर नहीं सही है तो हम उसके लिए एक निगेटिव एटीट्यूड बनाएंगे, और अगर वो अच्छी है, हमारे लिए यूज़फुल है, तो हम उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएंगे। सर इसका कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं देखता हूँ कि जब आप बच्चे थे, इन योर चाइल्डहुड, आपको इंजेक्शन को देख के एक फियर आता था, राइट? बिकॉज फर्स्ट और सेकंड टाइम आपको बहला फुसला के जब इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने फॉर योर ओन बेनिफिट, तो आपको पेन हुआ। क्या हुआ? पेन हुआ। अब उसके बाद आपको लगा कि डॉक्टर हैज़ बिट्रेड यू, तो आगे आपने डॉक्टर को देखते ही रोना शुरू कर दिया जब पापा जी आप मतलब आपके डॉक्टर के पास लेके गए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आई कि डॉक्टर को देखने के बाद पता चल गया कि इंजेक्शन लगने वाला है और इंजेक्शन लगने से आपको पेन होगा, तो आप कंसीक्वेंसेस के बेस पे आपने डिसाइड किया कि डॉक्टर के पास जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो आपने एक निगेटिव एटीट्यूड बना लिया टुवर्ड्स हॉस्पिटल। या आपको एक सिरिंज दिख गई कहीं पर, तो आपको सिरिंज देख के ही रोना आ जाता था कि यहाँ पे बहुत सारा पेन इन्वॉल्व है, एंड दैट्स व्हाई यू डेवलप्ड अ नेगेटिव एटीट्यूड रिगार्डिंग द सिरिंज, या जिसमें इंजेक्शन होता है, नीडल होती है। ठीक है, सो ये एक बहुत ही क्रिटिकल एग्जाम्पल है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। बट ये जो कंसेप्ट लेके आए थे, ध्यान से सुनिएगा, ये साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर लेके आए थे, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे और ये अमेरिकन थे, राइट? सर अगर हमसे पूछा जाए कि स्किनर का कंडीशनिंग कंसेप्ट समझाइए, तो हमें क्या लिखना होगा? तो आंसर इज स्किनर्स डेफिनेशन या स्किनर्स कंसेप्ट ऑफ कंडीशनिंग पूछी जाए तो आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही एक्सप्लेन करना होगा। So now let's see how can we define it. देखिए operant conditioning is also called as instrumental conditioning and it is a type of learning that focuses on using either reinforcement और पनिशमेंट। मतलब आपने कोई काम किया, आपको उसका रिवॉर्ड मिला यानी रीइंफोर्समेंट मिला, तो आप उसको अगली बार और करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपको उसको काम करने से पनिशमेंट मिला तो क्या करेंगे? उस बिहेवियर को आप अवॉइड करेंगे या उसको डिक्रीज कर देंगे। सो इन दिस प्रोसेस एन एसोसिएशन इज फॉर्म बिटवीन द बिहेवियर एंड इट्स कंसीक्वेंसेस। ठीक है, इसीलिए इसको लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस भी बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में आपको कंसिक्वेंशियल लर्निंग भी पूछ ले, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पूछ ले, या ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछ ले, या स्किनर्स कंसेप्ट ऑफ कंडीशनिंग पूछ ले, इन ऑल द केसेस यू नीड टू राइट अबाउट दिस ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो लेट्स सी अ लिटिल बिट डिटेल, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 7 मार्कर में भी आ सकता है, 10 मार्कर में भी आ सकता है, कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो उस केस में हमें क्या आंसर देना होगा? सो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद आपको एक कंसेप्ट और समझाता हूं कि देखिए स्किनर ने 2 तरह के बिहेवियर समझाए। पहला था रिस्पोंडेंट और दूसरा ऑपरेंट। ध्यान से सुनिएगा, इट्स अ लाइफ चेंजिंग सेशन फॉर यू एंड स्पेशली दिस कंसेप्ट, राइट? यू विल फील गुड। अकॉर्डिंग टू द स्किनर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स। पहली बात स्किनर ने ये बोली कि देखिए एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के 2 तरह के बिहेवियर होते हैं, पहला रिस्पोंडेंट और दूसरा ऑपरेंट, राइट? उसने कहा कि यू ब्लिंक योर आई इन द रिस्पॉन्स टू अ फ्लैश ऑफ लाइट। दिस रिफ्लेक्सिव बिहेवियर इज एलिसिटेड डायरेक्टली बाय द एनवायरमेंट। वो ये कहते हैं कि लाइट जली और आपने आंखें ब्लिंक की, ये रिएक्शन जो आपका था वो एनवायरनमेंट ने जनरेट किया और उसके रिफ्लेक्सिव बिहेवियर में यानी रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में अपनी पलकें झपक ली आपने। आपका आईज की ब्लिंकिंग करना आपके कंट्रोल में नहीं था,
ना ही आपने सोचा कि मैं ब्लिंक कर रहा हूं। इसका मतलब इट इज कंट्रोल्ड बाय द एनवायरमेंट। आगे स्किनर बोलते हैं, सो दिस इज द रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर, but most of our behaviors are not so simply generated by the environment, and therefore you are not forced by the environment to look at this book or to talk, to sing, to eat, and I can add to this video. ये नेचुरली नहीं हो रहा है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज इसका आपने डिसीजन लिया है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, राइट? यू आर नॉट फोर्स्ड बाय द एनवायरमेंट। तो दीज बिहेवियर्स आर एमिटेड बाय यू, the individual, and through such behaviors you operate upon the environment, and that's why this is called as operant behavior. देखिए, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, ये मैक्सिमम बुक्स में भी नहीं लिखा होता कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम क्यों पड़ा। इसलिए पढ़ा, फिर से सुन लीजिए, क्योंकि इस बिहेवियर के थ्रू यू ऑपरेट ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय योर ओन विल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ऑपरेंट बिहेवियर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया है 10 मार्कर में आपको लिखने के लिए, एंड आई विल सजेस्ट कि इसको यूज करिएगा जब आप अपना आंसर लिखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उनका एक्सपेरिमेंट बहुत क्विकली समझा देता हूं कि स्किनर ने एक बॉक्स बनाया और उन्होंने इस बॉक्स में एक रैट रखा। वो बेसिकली एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट करते थे। अब इस रैट को खाना चाहिए था, जैसे इसको भूख लगी, राइट? तो हाफ स्टार्व्ड रैट को उन्होंने रखा और इस बॉक्स के अंदर उन्होंने एक लिवर बना दिया। ये आप लिवर देख सकते हैं, रैट के सामने रखा हुआ है, राइट? सो ये लिवर है और लिवर के पीछे एक फूड का बॉक्स है, और उससे जब भी वो लिवर को प्रेस करेगा तो फूड का एक ग्रेन या जो भी उसका फूड आइटम है वो उसको मिलेगा। तो रैट जनरली घूम रहा है, बट जैसे ही उससे बाय चांस गलती से लिवर प्रेस हो जाता है तो यहाँ पर फूड आइटम उसको मिलता है, करेक्ट? तो ऐसा देखने के बाद रैट को ये पता चलता है कि लेट्स सी, रैंडमली मैं कभी भी इधर उधर घूमते घूमते घूमते, अभी उसको नहीं पता चला कि लिवर प्रेस करने के कारण मुझे खाना मिला है, बिकॉज पहली बार उसने एक्सीडेंटली उसको प्रेस कर दिया था। फिर कई बार ऐसा होने के बाद रैट को रियलाइज होता है कि वेन एवर आई डू दिस, द प्रेसिंग द बटन और द लिवर, मुझे फूड आइटम मिलता है। सो दैट्स वाई द कंसिक्वेंसेज आर रिवॉर्डिंग इन दिस केस। आपको रीइंफोर्समेंट अच्छा मिल रहा है, आपको भूख लगी थी, आपको खाना मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई यू विल रीइंफोर्स दिस बिहेवियर। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, बार बार कंडीशनिंग के बाद जब भी रैट को भूख लगेगी वो डायरेक्ट जाके लिवर प्रेस करेगा और उसको खाना मिल जाएगा। ये बिहेवियर स्किनर ने ऑब्जर्व किया और इसलिए ही इसको, इस लर्निंग को ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑपरेंट बिहेवियर का नाम दिया, क्योंकि रैट ने सीख लिया कि ऐसा करने से एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से ऑपरेट करता है। लेकिन इसमें एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि अब फूड आइटम यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया, और बार बार लिवर प्रेस करने से जब फूड आइटम आना बंद हो गया तो वहाँ पे उस बिहेवियर का एक्सटिंक्शन शुरू हो गया, और रैट ने ये लर्न किया कि अब और खाना यहाँ से नहीं मिलता तो अब इसको हम प्रेस नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब कंसिक्वेंसेस हट जाएं या रिवॉर्ड्स खत्म हो जाएं तो आपका मोटिवेशन टू डू दैट एक्ट भी कम हो जाता है, राइट? दिस in fundamental language or very simple language I have explained the Skinner's experiment। मेंस एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। with the help of the Skinner's experiment try to discuss the operant conditioning behavior to shape the attitude of any individual। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? इन ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर्स आर शेप्ड थ्रू रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि एक रिवॉर्ड को देना, निगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है उस रिवॉर्ड को हटा लेना या फिर अनप्लीजेंट पनिशमेंट देना। सो पनिशमेंट एम्स टू डिक्रीज अ बिहेवियर एंड रिवॉर्ड एम्स टू इंक्रीज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिहेवियर। तो एग्जाम्पल क्या है सर? एक एग्जाम्पल से आप समझा देंगे तो बेटर रहेगा। सो लेट्स सी, देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? गिविंग अ चाइल्ड अ स्टिकर, एक बच्चे को एक स्टिकर गिफ्ट करेंगे इफ ही और शी कंप्लीट्स देयर होमवर्क ऑन टाइम। जैसे आपको बचपन से जो किया गया कि बेटा अच्छे नंबर लाओगे तो साइकिल मिलेगी, अच्छे नंबर लाओगे तो जो भी आपको बाहर घूमने जाएंगे या मार्केट जाएंगे या उसकी पसंद की कोई चीज़ दिलाएंगे, ये आपको स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग अप्लाई करके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा था, जिससे आपने हमेशा अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया, मोटिवेशन को बनाए रखा और आप चीज़ें सीखते चले गए।
अब निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? अगर आप अलाउ कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को टू लीव वर्क अर्ली इफ दे मीट देयर सेल्स टारगेट। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक काम है, ध्यान से सुनिएगा, निगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को बच्चे जनरली कंफ्यूज करते हैं। आपके पास एक काम है जो ऑब्वियस ही बात है, आपको ये पता है कि 6 PM तक अगर आप जिस पेस से कर रहे हैं नहीं हो पाएगा, तो आपके बॉस ने आपको ये बोला कि अगर आपने टारगेट जल्दी कंप्लीट कर लिया तो आप घर जा सकते हैं। इसका मतलब कि वो आपको बोल रहा है कि टारगेट कंप्लीट किए बिना आप ऑफिस से नहीं जा सकते। अब टारगेट कंप्लीट करने में टाइम लगेगा ज़्यादा, तो आपको लगा कि 6 से 8 बजे तक मुझे रुकना पड़ सकता है, जो मेरे लिए एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, टास्क को जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि बॉस एग्जैक्टली आपसे जल्दी टास्क खत्म करवाना चाहता था, ना कि आपको रोकना चाहता था। ठीक है, तो वो उसका काम हो जाएगा और आप जल्दी टास्क खत्म करके चले जाएंगे। तो यहां पे आपने पनिशमेंट को अवॉइड कर लिया कुछ ना कुछ काम करके, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के। तो दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट क्या होती है? अ स्टूडेंट लूजिंग रिसेस टाइम फॉर डिसरप्टिंग क्लास बिहेवियर, डिसरप्टिव बिहेवियर इन द क्लास। मतलब आपने क्लास में कुछ ऐसी बिहेवियर किया जिसने टीचर ने आपको पनिश कर दिया कि आपको रिसेस में खाना खाने नहीं दिया जाएगा। सिंपल पनिशमेंट दे दी गई और उसके बाद इस तरह के बिहेवियर को ऑपरेंट कंडीशनिंग में पनिशमेंट बेस्ड बिहेवियर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस कंसेप्ट पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आता है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को 2 बार सुन लीजिएगा, 3 बार सुन लीजिएगा एंड ट्राई टू राइट दिस इन योर आंसर कॉपी। आप ले लीजिएगा, हम लोग टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं और हर जगह हमने कॉपी अपलोड कर रखी है फ्री में। ब्लैंक कॉपी है, उसका प्रिंट ले लीजिए, रूल्ड कॉपी, उसमें क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए एंड आप भेज भी सकते हैं व्हाट्सएप पे कि सर मैं ऐसा ऐसा इनिशिएटिव शुरू कर चुका हूँ, तो प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक 7 मार्कर है कि राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ इनोवेशन। अभी हमने दिखा था डिफाइन इनोवेशन, अब मैं बता रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ इनोवेशन। तो इसमें क्या करना है? एनालाइज द सोर्सेज ऑफ इनोवेशन फॉर अपॉर्चुनिटीज, डिटरमाइन कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। इनोवेशन शुड बी सिंपल एंड फोकस्ड, इनोवेशन शुड स्टार्ट स्मॉल एंड इनोवेशन शुड एम एट लीडरशिप। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनोवेशन हैं जिसको हम एक बार डिटेल में भी देख लेते हैं। देखिए, एनालाइज द सोर्सेज ऑफ इनोवेशन फॉर द अपॉर्चुनिटीज, मतलब टू फॉस्टर इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट एक्टिवली आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये सोचो कि जो भी प्रोसेसिंग हो रही है या हमको प्रोडक्ट नया बनाना है या करेंट प्रोडक्ट में अपग्रेड्स करना है या उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस को अपग्रेड करना है, कहाँ पे हम एक नया आइडिया ला सकते हैं। दूसरी बात, कस्टमर की नीड, वांट्स एंड एक्सपेक्टेशंस को हमें सक्सेसफुली अलाइन करना पड़ेगा अलोंग विद द न्यू आइडिया। मतलब हमने कोई नया आइडिया तो सोच लिया इंडिविजुअली, मैंने बैठे बैठे सोच लिया, बट हो सकता है मार्केट में लोगों को उस चीज़ की उतनी नीड ना हो। इनोवेशन शुड बी सिंपल एंड फोकस्ड। सिंपल एंड फोकस्ड मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए था। तो आपको पता होगा कि स्टीव जॉब्स ने अपने टाइम पे एक बात कही थी, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफेस्टिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था उन्होंने, और उन्होंने ये बात बोली थी जब भी कोई नई चीज़ बनाते हैं तो अपने आइडियाज़ को सिंप्लीफाई करना ही सबसे टफ काम होता है। और यही वो प्रिंसिपल बात कर रहा है कि इनोवेशन शुड बी सिंपल एंड फोकस्ड एंड कॉम्प्लेक्सिटी कैन हिंडर इनोवेशन एंड सिंप्लिसिटी अलाउज टू फास्टर एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल AI आज की डेट में आपके मोबाइल्स में आ चुका है, आपके विंडोज़ में आ चुका है, आपके iOS में आ चुका है और आपकी लाइफ में आ चुका है। और गूगल ने भी एक जेमिनी नाम का प्लेटफॉर्म, जेमिनी AI करके लॉन्च किया है। ओपन चैट GPT और ओपन AI ने भी चैट GPT लॉन्च कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने Copilot लॉन्च कर दिया है। तो इन बातों का ध्यान दें, ये सब प्रीलिम्स एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। इनोवेशन लो स्केल में पायलट प्रोजेक्ट में शुरू करना है, यानी स्टार्ट स्मॉल और शुड एम एट लीडरशिप। सो दिस इज द आंसर इन अराउंड 50 वर्ड्स। तो ट्राई टू राइट दैट इन अ वेरी फोकस्ड मैनर, बिकॉज एग्जाम में वर्ड लिमिट पे लिखने पे ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एक और छोटा सा इमेज लेके आया हूँ आप लोग के सामने, सो दैट आप एक छोटी सी बात समझ जाएं कि जो इनोवेशन है वो कई तरह का हो सकता है। जैसे इंक्रीमेंटल, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और मार्केट में थोड़ा सा आपने चेंजेस किए। डिसरप्टिव इनोवेशन, ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे ऑनलाइन एजुकेशन जिसने पूरा टेक्नोलॉजी के कारण एग्जिस्टिंग मार्केट में एकदम तबाही मचा दी और डिसरप्शन कर दिया।
आर्किटेक्चरल इनोवेशन, जब आप मार्केट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। जैसे पहले भी आपको पीनट्स खाने थे, पहले भी आप चिप्स खाते थे, लेकिन उसको आपने एक पैकेजिंग ऐसे करा, उसको मार्केट ऐसा किया कि वो 10-10 रुपए का पैकेट, आपने बहुत सारी रील सुनी होंगी, 10 रुपए के तुरतुरे दे दो, वो एक बच्चे वाली रील है, मीम है, तो वो आर्किटेक्चरल इनोवेशन में आता है। एंड लास्ट इज द रेडिकल, आप कुछ ऐसा काम कर दें कि मार्केट तो डिसरप्ट हो ही, टेक्नोलॉजी भी डिसरप्टिव हो, और पूरा का पूरा वो एक नया मार्केट खड़ा कर दे अलॉन्ग विद द न्यू टेक्नोलॉजी। सो यू कैन यूज दिस डायग्राम टू शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ा सा मैंने लेक्चर को डिटेल में आपको कुछ कंसेप्ट समझाए हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय स्किनर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर क्या है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, मीनिंग ऑफ इनोवेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, एंड गोल्डन ट्रायंगल क्या है। सो दैट वाज माय एफर्ट टुडे कि आप लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट पहुंचाऊं, आपकी लर्निंग इंप्रूव करूं, आपको डेली आंसर राइटिंग के लिए मोटिवेट करूं ताकि आप आंसर लिखें। सो थैंक यू वेरी मच, आज आप लोगों ने इतना लेक्चर सुना मेरा। सो ट्राई टू रिवाइज दैट, ट्राई टू राइट इट, एंड डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, दैट वुड बी माई सजेशन टू यू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच। एंड इन मॉक इंटरव्यूज चालू हो गए हैं, सो रजिस्टर कर लीजिए जिनको भी इंटरव्यू देना है, जो मेंस का नया सिलेबस पढ़ना चाहते हैं वो मेंस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। रीड, रिवाइज, मेमोराइज, राइट एंड बिकम द टॉपर। थैंक यू वेरी मच।